नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सरमत एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग एथर ऑफ द अर्थ्स पोल विद ए रेंज अप टू 11,000 to 18,000 किलोमीटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। वीडियो पॉज कीजिए, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। Now the answer is option B, रशिया। देखिए, अगर आप डेली वर्ड लाइनेज फॉलो कर रहे हो तो ये आंसर आप आराम से बता पाओगे। रशिया ने रिसेंटली डेवलप किया है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। इसका रेंज है 11,000 to 18,000 किलोमीटर। इसका नाटो नेम है सातान सेकंड एंड इट इज रिपोर्टेड टू बी एबल टू कैरी 10 और मोर वारहेड्स एंड डिकोइज। तो इसका पूरा नाम देखिए RS-28 सरमत है, ठीक है। बाकी पूरा आप पढ़ सकते हो वीडियो पोस्ट करके। वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो ये समझ लीजिएगा, रशिया से दुनिया में कहीं भी इस मिसाइल को फायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, नेदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सबसे पहले स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज ए कॉर्पोरेशन फॉर्म फॉर द सोल पर्पस ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, कंपनी शुरू होने से पहले ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग क्या करेंगे? आईपीओ इशू करेंगे, बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स को रेज करेंगे। इसी को स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज बोलते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ देयर आईपीओस एसपीएसीज हैव नो एक्सिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। देखिए, आईपीओ जब लिस्ट करेगा ना, तब इनके पास कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होगा। इसे कभी कभी ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। और रूल ये कहता है, एक्विजिशन अगर 2 साल के अंदर शुरू नहीं हुआ या फिर बिजनेस ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो आईपीओ को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे स्टेटमेंट 2 क्या है दोस्तों? द नंबर ऑफ फंक्शनिंग एसपीसीज इन इंडिया हैज बीन इन कंटिन्यूस डिक्लाइन फॉर द पास्ट 5 years। ये भी गलत है दोस्तों। मैंने जितने लॉज एंड रेगुलेशंस बोला ये इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में एसपीएसीज अभी के हिसाब से अलाउड नहीं है। एंड द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज कैन स्ट्राइक ऑफ ए कंपनी इफ इट डज नॉट कम इन ऑपरेशन विद इन ए ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल के अंदर अगर ऑपरेशन शुरू नहीं किया तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज उस कंपनी को बंद कर सकता है, ठीक है। यह है हमारा रूल। वैसे एसपीएसीज इंडिया में नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा, पर आने वाले टाइम पर आ भी सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, नेदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 3 मैप बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। कंसिडर द मैप बेस्ड नहीं, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स नेचुरल सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स। ये नेचुरल सैटेलाइट्स है, ये प्लैनेट्स है, मैच कीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो टाइटन सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है, गैनीमेड ऑब्वियसली जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी कुछ डिटेल्स इधर लिखा है, आप पोज करके पढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस पर्सन वाज द 9th सिख guru who stood up against forcible conversions by the Mughals. He set up his headquarters in present-day Anandpur Sahib in 1665. He helped Raja Ram Singh to broker a truce with the Ahom king. Aurangzeb was his contemporary. Which of the following famous personalities matches the above description? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C, गुरु तेग बहादुर। देखिए, गुरु तेग बहादुर 9 सिख गुरु थे। उसी से आपको पता चल जाएगा अगर आपको टोटल 10 गुरुज के नाम ठीक से मालूम है तो। ऑफन वेनरेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, सृष्टित दी चादर बाय द सिक्स। बाकी डिटेल्स तो लिखा है दोस्तों। वैसे गुरु नानक देव के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है चैनल में, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। पूरा डिटेल्स है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। और ये न्यूज में क्यों आया था? रीजनली 401st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर सेलिब्रेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है?
इसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो सेक्रेटरी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल साहब है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएससी न्यू दिल्ली में है एंड करंट एनएसए अजित डोभाल साहब है। अजित डोभाल एक केरला कैडर आईपीएस ऑफिसर थे। नाउ अपार्ट फ्रॉम द एनएसए द अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नाउ अदर मेंबर्स कैन बी इन्वाइटेड टू अटेंड इट्स मंथली मीटिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए जब भी चाहिए अदर मेंबर्स को भी इन्वाइट कर सकता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है दोस्तों। इट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, Rampa rebellion in the East Godavari districts against the British Raj for their imposition of 1882 Madras Forest Act was led by which of the following personalities? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, अल्लूरी सीतारामा राजू। देखिए 1922 में इंडियन रेवोल्यूशनरी अल्लूरी सीताराम राजू रामपा रिबेलियन लीड किए थे। ये 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट था। वैसे इनके बारे में भी बेसिकली रामपा रिबेलियन के बारे में भी वीडियोस चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नटपोल रेक्स रीजनली सीन इन द न्यूज इज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, इंडियन कोस्ट गार्ड लेड एक्सरसाइज टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस इन कॉम्बैटिंग मरीन स्पिल्स। मरीन स्पिल्स बेसिकली ओशन में जो ऑयल स्पिल्स होता है उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, अगर कुछ मरीन स्पिल्स होता है तो हम कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, इस बारे में एक एक्सरसाइज था नटपोल रेक्स कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए इसका फुल फॉर्म नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, नटपोल रेक्स 8th एडिशन हुआ था। इट एम्स एट वैलिडेटिंग द प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस एज कंटेन्ड इन द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान भी है, तो इसके हिसाब से जितने भी एक्शन है प्रोसीजर्स है वो सब किए थे। नाउ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, रीजनली एक ऑयल स्पिल हुआ था, वैसे हमने उस न्यूज़ के बारे में कवर भी किया था, वो कहाँ पे हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, 86th अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग एजुकेशन ब्रॉट चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पोस्ट कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए चारों स्टेटमेंट्स को, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिए। Now the answer is option A, 1, 2 and 3 only, statement 4 गलत है। देखिए 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ये सारे चेंजेस किए थे। एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट बना दिया, तो इसके लिए आर्टिकल 21A ऐड किया विच डिक्लेयर्स दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमिन। तो 6 to 14 ईयर्स तक जितने बच्चे हैं उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका फंडामेंटल राइट है। अगला, change the subject matter of Article 45 in Directive Principles. It now reads, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो 6 साल तक चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है स्टेट को। तो आर्टिकल 45 इन द डीपीएसपी भी चेंज किए थे। फिर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया आर्टिकल 51A, It shall be the duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child. तो बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने का, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना भी पेरेंट और गार्डियन का फंडामेंटल ड्यूटी है फ्रॉम एज 6 to 14। नाउ चौथा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, 7th शेड्यूल ट्रांसफर द सब्जेक्ट एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। एक्चुअली ये 86th अमेंडमेंट में नहीं हुआ था, उससे काफी पहले हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। उसमें 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। कौन कौन सा? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। सो द आंसर इज ऑप्शन A, 1, 2 and 3 only. Question number 9. Consider the following statements regarding section 144 of the Code of Criminal Procedure CRPC. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C, 1 and 3 only, statement 2 गलत है। देखिए
स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सेक्शन 144 सीआरपीसी एम्पोज द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू पास एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, 4 से ज्यादा लोगों का गैदरिंग मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है प्रोहिबिट कर सकता है। अगला, imposed in urgent cases of nuisance or apprehended danger of some event that has been potential to cause trouble or damage। देखिए, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए जो भी एक्शंस ट्रबल और डैमेज पहुंचा सकता है, इन सारे एक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए ये किया जाता है। आप देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है? नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड फॉर मोर देन 2 months। देखिए 2 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखा था 6 महीने का, तो ये गलत है, 2 महीने की वैलिडिटी है। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। द ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी सेक्शन 144 इंपोज कर सकता है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। बाकी डिटेल्स आप इधर पढ़ सकते हो, वही न्यूज भी मैं इधर लिखा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी चेनाब। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव किए थे और ये न्यूज में आया था। वैसे चेनाब रिवर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, लाइक राइटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नियर रियासी, दुल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पावर प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे रिवर चेनाब अपर हिमालयाज में राइज होती है इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट। वैसे चेनाब रिवर 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनता है, चंद्रा एंड भागा एट 28 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कीलोंग इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है चेनाब रिवर में, पकाल दुल डैम एंड कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर कौन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए स्टेटमेंट 1 सही है दोस्तों। आर्टिकल 3 क्या कहता है? इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, uniting 2 or more states or parts of states, uniting a territory to a part of state, increasing the area, diminish the area, alter the boundaries, alter the name। ये सब आर्टिकल 3 के थ्रू कर सकते हैं। वैसे आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट, लॉ फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड मेकिंग ऑल्टरेशन टू द बाउंड्रीज ऑफ द एक्सिस्टिंग शुड बी पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? 2/3 का होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, Article 3 lays down 2 conditions in this regard. Once, a bill contemplating the above changes can be introduced in a parliament only with the prior recommendation of president. President का prior recommendation की जरूरत है। दूसरा, before recommending the bill, president has to refer the same to state legislature. ये bill president parliament में recommend करने से पहले state legislature को refer करना चाहिए और state legislature को जितना टाइम दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, उसके अंदर अपना व्यूज एक्सप्रेस करना है। अगर टाइम पे नहीं आया तो प्रेसिडेंट स्टेट का कुछ भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। नाउ और एक बात यह दोस्तों, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे एदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट रेफर तो करते हैं, पर स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यूज है, ओपिनियन है, ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। तो एक तरफ से ये अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर है। आपको क्या लगता है? नाउ और देखिए इसमें स्पेशल मेजोरिटी वाली बात की है, तो स्पेशल मेजोरिटी वाली बात भी गलत है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 4 क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स द लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्सिस्टिंग एरियाज अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी considered as amendments of the constitution under article 368। तो 368 के अंडर नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है such laws can be passed by simple majority and by ordinary legislative process, ठीक है। तो ordinary legislative process से ये जो बिल है पास कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD प्रोजेक्ट।
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट? वीडियो पोज और आंसर बता दीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी अगेन, टू ओनली। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस लिखा हुआ है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आएंगे। और ये बेसिकली एक सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जितने रोड क्रैशेस हुआ है उसको एनालाइज करने में हमें मदद करेंगे और सेफ्टी इंटरवेंशंस भी डिवाइस करेंगे टू रिड्यूस सच एक्सीडेंट्स। एक तो दोस्तों इंडिया में जितने एक्सीडेंट्स हुआ है, रोड क्रैशेस हुआ है, इसके बारे में एक एनालिसिस होगा और इस तरह के एक्सीडेंट्स और नहीं होने के लिए जितना सेफ्टी इंटरवेंशंस चाहिए ये भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, बाकी पूरा डिटेल्स इधर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, Fincluation, recently seen in the news, is a platform to promote innovative solutions in collaboration with fintech startups to accelerate financial inclusion. Which of the following entities launched Fincluation? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, India Post Payment Bank, IPPB। देखिए Fincluation से रिगार्डिंग करीब 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये इंट्रोड्यूस किया है। ये किसके लिए दोस्तों? टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद फिनटेक स्टार्टअप्स टू एक्सेलरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड पॉपुलेशन। तो बेसिकली देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे। क्या होता है फिनटेक स्टार्टअप्स? फिनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, मतलब आजकल जो बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसे आप फिनटेक बोलते हो। तो फिनटेक में जितने स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं फिनटेक एरिया में, इसे आप फिनटेक स्टार्टअप्स बोल सकते हो। तो जितने फिनटेक स्टार्टअप्स है इनके साथ कोलैबोरेट करके फिनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करेंगे फिनक्लुएशन जो है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ फिनक्लुएशन सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। Question number 14, consider the following statements regarding पंचायती राज institutions. Which of the statements given above is or are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, one only. Statement 2 गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट, पंचायती राज institutions were accorded constitutional status by the 73rd Constitutional Amendment Act. Very correct. वैसे 73rd and 74th Amendment Act आप पंचायती राज से रिलेट कर सकते हो। Now the act provided reservation for backward classes in accordance with their proportion of population in a state. ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। क्यों? देखिए, Act also authorizes the legislature of a state to make any provision for reservation of seats in a panchayat or offices of chairperson in the panchayat at any level in favor of backward classes. ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, पर इधर क्या लिखा है? पॉपुलेशन इन ए स्टेट लिखा है। एक्चुअली पंचायत में जो पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना है, पंचायत एरिया के अंडर, ऐसा नहीं स्टेट के अंडर। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी डिटेल्स इधर लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पर जाता है, मतलब फाइनल क्वेश्चन। National Building Code of India, which covers the detailed guidelines for construction, maintenance and fire safety of the structures, is published by which of the following entities? तो बेसिकली आपको बोलना है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, Bureau of Indian Standards, BIS। ठीक है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं और इट इज अ रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये रिकमेंडेटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब बाइंडिंग नहीं है। इट कवर्स द डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड फायर सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली जितने स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट होना है इसके बारे में डिटेल्स, फायर सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, सेफ्टी स्ट्रक्चर्स कैसी होनी चाहिए, यह सब नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में है। तो न्यूज क्यों आया था? फायर एट चेन्नई राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नो कैजुअलिटीज, 33 पेशेंट शिफ्टेड। तो बेसिकली देखिए ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के बारे में अक्सर न्यूज आते रहते हैं, जब भी कोई फायर इंसिडेंट्स वगैरह आता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, क्या या फिर कोई बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शंस वगैरह होता है ना, तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।